इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हम काफ़ी टर्म्स को डिस्कस कर चुके हैं। उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्कस करेंगे बजट से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट टर्म्स और क्वेश्चंस। इस वीडियो के एंड में आपको एक क्विज़ टेस्ट भी मिलेगा जो आपको सॉल्व करना है। उससे पहले अगर आप चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, जिसमें हम बजट से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट टर्म्स और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं पहले बजट के बारे में। बजट के बारे में कुछ बेसिक सी बातें कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहले है कि बजट जो शब्द है ये कौन सी भाषा से लिया गया है। तो ये भी काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा गया है कि बजट शब्द कौन सी भाषा से लिया गया है। तो बजट शब्द फ्रेंच भाषा के बोगेट शब्द से लिया गया है। कौन सी भाषा से लिया गया है? फ्रेंच, और वहाँ पर इसे बोगेट बोला जाता है, जिसका मतलब क्या होता है? जिसका मतलब होता है चमड़े का थैला। इसलिए आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी बजट पेश किया जाता है तो एक ब्राउन रंग का एक ब्रीफ केस लेके आते हैं वित्त मंत्री, जिसमें बजट के जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो उसमें होते हैं। इसी परंपरा को निर्मला सीतारमण जी ने इस बार तोड़ा है और उन्होंने चमड़े की थैले की जगह एक लाल रंग का पारंपरिक वस्त्र में लपेटे वो कागज़ को लेके आई हैं, जिससे उन्होंने बजट को पेश किया है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि इस परंपरा को तोड़ने वाली पहले वित्त मंत्री कौन है? तो वो है निर्मला सीतारमण। उन्होंने सूटकेस की जगह वो पारंपरिक, जिसमें हम अपने ज़रूरी दस्तावेज हिंदू धर्म के मुताबिक रखते हैं, उन्होंने वही लाल रंग का वस्त्र यूज़ किया है। अब इम्पॉर्टेंट बात एक और यहाँ पर आ जाती है कि हमारे संविधान में बजट शब्द का कहीं पे भी उल्लेख नहीं है। हम फिर भी बजट बोलते हैं, लेकिन हमारे संविधान में बजट शब्द का उल्लेख है ही नहीं। बजट शब्द की जगह पर हमारे संविधान में क्या यूज़ किया गया है? वो है वार्षिक वित्तीय वितरण। बजट की जगह लिखा गया है वार्षिक वित्तीय वितरण। और ये कौन से अनुच्छेद में है ये भी पूछा जाता है। तो ये है अनुच्छेद नंबर 112 में। अब इसे ध्यान कैसे रखना है कि कौन से अनुच्छेद में इसका उल्लेख है? तो हमने बताया कि इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 112 में। देखिए, पैसों की बात हो रही है और बजट की हम बात कर रहे हैं, तो पैसों को सब में बांटना है। तो बोला गया कि पैसों को एक एक करके दो, एक एक करके दो, यानी 112 पैसों को एक एक करके दो, सब में एक एक करके दो। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि कौन से अनुच्छेद में इसका उल्लेख है। तो इसका उल्लेख किया गया है संविधान के अनुच्छेद 112 में। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है कि बजट सरकार की कौन सी नीति का पत्र है? तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। बजट सरकार की राजकोषीय नीति यानी फिस्कल पॉलिसी का लेख पत्र है। ये फिस्कल पॉलिसी या फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, ये अभी हम आगे इस वीडियो में बात करेंगे। पहले आप इतना समझ लीजिए कि बजट सरकार की राजकोषीय नीति का लेख पत्र है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। और बात करते हैं कि जो बजट होता है ये राष्ट्रपति की सहमति से वित्त मंत्री लोकसभा में वित्तीय वर्ष के लिए पेश करता है। तो जो हमारा बजट होता है वो कौन पेश करता है? वो करता है वित्त मंत्री। और कहाँ पर? लोकसभा में। किसकी सहमति से? तो राष्ट्रपति की सहमति से। किस रूप में बजट को पेश किया जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो संसद में बजट को मनी बिल के रूप में पेश किया जाता है। ध्यान रखिएगा, बजट को हमेशा मनी बिल के रूप में लोकसभा में पेश किया जाता है। अब यहाँ पे बात की है हमने मनी बिल के बारे में, तो मनी बिल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मनी बिल को संविधान के अनुच्छेद 110 में इसका जो है उल्लेख किया गया है। मनी बिल हमेशा, ध्यान रखिएगा, मनी बिल की जब भी बात आएगी
क्वेश्चन पूछा जाएगा मनी बिल कहाँ पर पेश किया जाता है। ऑप्शंस आएंगी लोकसभा, राज्यसभा, इनमें से कोई नहीं, इस तरह से आपको ऑप्शंस होंगी। तो ध्यान रखिएगा मनी बिल हमेशा लोकसभा में पेश किया जाता है। अब ये डिसाइड कौन करता है कि ये मनी बिल है या नहीं, तो ये लोकसभा का स्पीकर निर्धारित करता है। कौन निर्धारित करता है? लोकसभा का स्पीकर। अब ऐसा नहीं है कि वो अपनी मर्जी से किसी भी बिल को मनी बिल बोल देगा। इसके लिए कुछ क्राइटेरियाज हैं कि अगर इन चीज़ों के बारे में इस बिल में है तो इन्हें वो मनी बिल बोलेगा। फिलहाल आप इतना ध्यान रखिए कि मनी बिल है या नहीं ये कौन डिसाइड करता है? ये डिसाइड करता है लोकसभा का स्पीकर। यहीं से क्वेश्चन बन जाता है कि आजकल हमारे लोकसभा के स्पीकर कौन हैं? तो ध्यान रखिएगा लोकसभा के स्पीकर हैं ओम बिरला। राजस्थान से ये सांसद हैं बीजेपी की तरफ से, तो ये आजकल लोकसभा में स्पीकर हैं। और अगर पूछा जाए राज्यसभा में, तो राज्यसभा के आपको पता ही है सभापति कौन होते हैं? जो हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं, श्री वेंकैया नायडू जी राज्यसभा के सभापति हैं। और लोकसभा की बात करें तो ओम बिरला। ये चीज़ें भी आपको साथ में ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे हमने बात की कि वो कौन से क्राइटेरियाज हैं जिनके बेसिस पे लोकसभा का स्पीकर डिसाइड करता है कि ये मनी बिल है या नहीं है। तो वो क्राइटेरियाज क्या क्या हैं ये देखिए। अगर संचित निधि से, संचित निधि जिसको हम बोलते हैं कंसोलिडेटेड फंड, इंग्लिश में हम बोलते हैं कंसोलिडेटेड फंड, अगर कंसोलिडेटेड फंड से किन किन चीज़ों के बारे में बात की गई हो? धन निकालने के बारे में, जमा करने के बारे में, उधार लेने के बारे में, उधार देने के बारे में, नए टैक्सेस को लाना या हटाना, इन चीज़ों के बारे में अगर बात की गई हो तो ऐसे बिल को हम क्या बोलेंगे? मनी बिल। तो आपको समझ आ गया होगा मनी बिल जो लोकसभा का स्पीकर है वो डिसाइड करेगा। किस बेसिस पे डिसाइड करेगा? अगर बिल में संचित निधि से धन निकालना, जमा करना, उधार लेना, उधार देना, नए टैक्सेस को लाना या हटाना, इन चीज़ों के बारे में अगर बात की गई है तो ऐसे बिल को वो क्या घोषित कर देगा कि ये मनी बिल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रोसीजर क्या होता है मनी बिल को पास कराने का? किस तरह से मनी बिल पास होता है? तो देखिए मनी बिल सबसे पहले लोकसभा का स्पीकर, अब आप ये चार्ट अपने पास बना लीजिएगा साथ साथ में। लोकसभा का स्पीकर पहले तो डिसाइड कर लेगा कि ये मनी बिल है। उसके बाद ये जाता है राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति से वापिस आता है ये लोकसभा में। जब राष्ट्रपति इसे पास कर देता है तो ये आता है लोकसभा में। लोकसभा में पेश किया जाता है, इस पे बहस होती है। उसके बाद ये जाता है राज्यसभा में। राज्यसभा में 14 दिनों के अंदर इसे पारित या इसके बारे में जो भी डिसाइड करना है वो करना होता है। यानी राज्यसभा के पास टाइम होता है 14 दिन। राज्यसभा से पास होने के बाद ये वापिस आता है लोकसभा में। लोकसभा में पास होने के बाद ये वापिस जाता है राष्ट्रपति के पास, जिसके बाद राष्ट्रपति इसे फाइनल रूप में पास करता है, यानी ये एक बिल बन जाता है। तो ये बिल कब बन जाएगा? क्या क्या प्रोसीजर हमने बोला? सबसे पहले ये लोकसभा का जो स्पीकर है उसके पास आएगा, वो डिसाइड करेगा कि ये मनी बिल है। फिर वो इसे भेजेगा राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए। राष्ट्रपति हस्ताक्षर करेगा कि ये मनी बिल है। उसके बाद ये वापिस आता है लोकसभा में। लोकसभा में पेश किया जाता है, इस पे बहस होती है। उसके बाद भेजा जाता है राज्यसभा में। राज्यसभा को 14 दिनों के अंदर इसका रिजल्ट देना होता है। राज्यसभा से पास होने के बाद ये वापिस आता है लोकसभा में। लोकसभा के बाद ये वापिस जाता है राष्ट्रपति के पास, जहाँ पर राष्ट्रपति फाइनल रूप से हस्ताक्षर करके इसे एक बिल के रूप में घोषित कर देता है। तो ये पूरा प्रोसीजर है कि किस तरह से मनी बिल पास होता है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, ये तो बात की हमने मनी बिल की।
एक और बिल पेश किया जाता है, वो है फिनांस बिल यानी वित्त विधेयक। ये वित्त विधेयक क्या होता है? अगर नए करों को लागू करने, पुराने करों में परिवर्तन करने संबंधित अगर प्रस्ताव हैं तो ऐसे बिल को बोला जाता है फिनांस बिल। अब डिफरेंस ध्यान रखिएगा, मनी बिल में नए टैक्स को लाना या हटाना शामिल था, फिनांस बिल में नए करों को लागू करने और पुराने करों को परिवर्तित करने का संबंधित प्रस्ताव होता है। तो ऐसे बिल को बोला जाता है फिनांस बिल। अच्छा, इसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? तो इसका उल्लेख है अनुच्छेद 117 में। फिनांस बिल का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 117 में। अब एक और क्वेश्चन बन जाता है बजट से कि बजट तैयार कौन करता है? ऑप्शंस आ जाएंगी आपके पास, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या वित्त सचिव, इस तरह से आपको ऑप्शंस आ जाएंगी। तो बजट कौन तैयार करता है? बजट आपका या तो फिनांस मिनिस्ट्री या अगर ऑप्शन आती है वित्त मंत्रालय तो आप वित्त मंत्रालय को टिक कीजिएगा, अगर ऑप्शन आती है वित्त सचिव तो आप वित्त सचिव को टिक कीजिएगा। इन दोनों में से आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगी। तो बजट कौन तैयार करता है? बजट या तो फिनांस मिनिस्ट्री यानी वित्त मंत्रालय या फिनांस सेक्रेटरी मतलब वित्त सचिव तैयार करता है। एक और बात करते हैं यहाँ पर, बजट पास किए जाने तक खर्च कहाँ से किया जाता है? इसको पहले समझिए, इसका मतलब क्या है। मान लेते हैं, मानना क्या, ये जो होता आ रहा है कि जो हमारा वित्त वर्ष है वो 31 मार्च टू 31 मार्च चलता है। मान लीजिए किसी कंडीशन में जो बजट है वो 31 मार्च तक पेश नहीं किया जा सका किन्हीं भी कारणों से, तो 31 मार्च को तो हमारा वित्तीय वर्ष समाप्त हो रहा है। उसके बाद जो भी खर्चे होंगे बजट पेश किए जाने तक, वो खर्चे कहाँ से किए जाते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ध्यान रखिएगा, संसद द्वारा बजट पास किए जाने तक सरकारी खर्चे लेखानुदान, इसको इंग्लिश में बोला जाता है वोट ऑन अकाउंट, के तहत प्राप्त किए जाते हैं। तो जब तक बजट पेश नहीं होता और वित्तीय वर्ष अगर समाप्त हो चुका है तो सरकारी खर्च कहाँ से किया जाएगा? ये किया जाएगा लेखानुदान यानी वोट ऑन अकाउंट से। अब ये लेखानुदान या वोट ऑन अकाउंट क्या है? ये एक लेखा जोखा मात्र है जिसमें 3 या 4 महीने के लिए सरकारी कर्मियों के वेतन, पेंशन व अन्य सरकारी कामों के लिए संचित निधि यानी कंसोलिडेटेड फंड से राजस्व प्राप्त करने का प्रावधान दिया गया है। इस लेखानुदान यानी वोट ऑन अकाउंट में ये प्रावधान किया गया है कि यदि वित्तीय वर्ष समाप्त हो चुका है और आपको सरकारी खर्चे करने हैं, जैसे वेतन देना है, पेंशन देना है या अन्य कोई भी सरकारी खर्चा है, तो आप संचित निधि से यानी कंसोलिडेटेड फंड से पैसे ले सकते हैं। तो अगर हमारा वित्तीय वर्ष समाप्त हो जाए तो खर्च कहाँ से किया जाता है? ये किया जाता है लेखानुदान यानी वोट ऑन अकाउंट के तहत। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ध्यान रखिए। इसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? तो इसका उल्लेख है अनुच्छेद 116 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, ये तो था हमारा जनरल बजट। अब बात करते हैं रेल बजट। आपने देखा होगा अब भारत में रेल बजट पेश नहीं किया जाता अलग से, तो पहले रेल बजट को अलग से पेश किया जाता था, अब ये जनरल बजट के साथ ही वित्त मंत्री ही इसे पेश कर देता है। तो इसको जनरल बजट से 1924 में एकवर्थ कमेटी के तहत अलग कर दिया गया था। उसके बाद 1 फरवरी 2017 को इसे फिर से जनरल बजट के साथ मिला लिया गया। तो यही क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि रेल बजट जनरल बजट से कब अलग किया गया था? ये किया गया था 1924 में। कौन सी कमेटी के तहत? एकवर्थ कमेटी के तहत। फिर से कब मिला लिया गया जनरल बजट के साथ? तो ये 1 फरवरी 2017 को मिला लिया गया। पूछा जा सकता है ये कौन से नंबर का बजट था जब इसे जनरल बजट के साथ मिला लिया गया? तो ये हमारा 87वां बजट था। तो आपको यही रेल बजट से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो ध्यान रखने हैं। आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ बजट के बारे में कि बजट किस किस टाइप का हो सकता है।
इसमें सबसे पहला टाइप आता है परफॉर्मेंस बजट, हिंदी में बोलते हैं निष्पादन बजट। परफॉर्मेंस बजट का मतलब क्या है? चालू वित्तीय वर्ष के परिणामों को आधार मानकर अगले वर्ष के लिए बजट तैयार करना। इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ कि जो अभी वित्तीय वर्ष चल रहा है, अभी फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, उसके जो भी रिजल्ट्स होंगे उनको बेस मानकर अगर हम अगला जो भी फाइनेंशियल ईयर आएगा उसके लिए बजट तैयार करें, तो ऐसे बजट को बोला जाता है परफॉर्मेंस बजट। दूसरे टाइप का बजट है हमारे पास जीरो बेस बजट। जीरो बेस का मतलब ही क्या है कि हमें बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना है, यानी इसको हम कैसे बोलेंगे, इसमें हम पुराने वर्षों के व्ययों पर विचार नहीं करते, ना ही उनमें कुछ सुधार करते। पिछले वित्तीय वर्ष में क्या हुआ, कितना खर्चा हुआ, किस तरह से हुआ, उस पर हम विचार नहीं करते, ना ही उनमें कुछ सुधार करते हैं। जो नया फाइनेंशियल ईयर आएगा उसके लिए बिल्कुल नए तरीके से बजट तैयार किया जाता है। ऐसे बजट को बोला जाता है जीरो बेस बजट सिस्टम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो जीरो बेस बजट सिस्टम है इसे एक और नाम से जाना जाता है, वो है सूर्य अस्त बजट, सनसेट बजट सिस्टम। यानी एक बारी सूर्य अस्त हो गया तो कल बिल्कुल नए तरीके से सनराइज होगा। आप इसी तरह से इसे समझ सकते हैं। तो जीरो बेस बजट सिस्टम को सूर्य अस्त बजट सिस्टम भी कहा जाता है। अच्छा, इस प्रणाली का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इस प्रणाली का प्रयोग सर्वप्रथम अमेरिका ने 1973 में किया था। और भारत में जीरो बेस बजट सिस्टम की शुरुआत कब हुई? 1987-88 में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, भारत में जीरो बेस बजट सिस्टम की शुरुआत कब हुई? 1987-88 में। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, सबसे पहला राज्य कौन सा है जिसने जीरो बेस बजट सिस्टम को अपनाया? तो वो है आंध्र प्रदेश। ये भी बहुत बार पूछा गया है। तीसरे टाइप का बजट है आउटकम बजट। अब पहले क्या होता था कि बजट में जितनी भी योजनाएं शामिल की गई उनकी समीक्षा के लिए कोई तरीका नहीं था कि वो जो पॉलिसीज़ चल रही हैं वो कितनी कामयाब हुई, उनमें कितनी इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। तो ऐसी योजनाओं को हर तिमाही समीक्षा की जाए। अगर ऐसा किसी बजट में प्रावधान है तो ऐसे बजट को बोला जाता है आउटकम बजट। और अब जितने भी बजट पेश किए जाते हैं उन सब में ये प्रावधान होता है कि हर तिमाही के बाद चल रही योजनाओं की समीक्षा की जाए कि वो कितनी कामयाब हुई, उनमें और क्या इम्प्रूवमेंट की जा सकती है। तो ऐसे बजट को बोला जाता है आउटकम बजट। देश का पहला आउटकम बजट कब पेश किया गया था? देश का पहला आउटकम बजट 2005 में पेश किया गया था। आगे बढ़ते हैं। चौथे टाइप का बजट है जेंडर बजट। जेंडर बजट क्या होता है? ये बजट महिलाओं के विकास कल्याण से संबंधित योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए प्रतिवर्ष एक निर्धारित राशि सुनिश्चित करता है। तो ऐसे बजट को बोलते हैं जेंडर बजट। अब कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आप कह सकते हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आज तक बजट के बारे में पूछे गए हैं। इनमें है कि पूरे वर्ल्ड में पहला बजट कब और किसने पेश किया था? तो पहला बजट पेश किया था 1773 में प्रोफेसर फिलिप ने। और ये कहाँ पे पेश किया था इन्होंने? कहाँ के थे ये? ब्रिटेन के। तो आपको ध्यान रखना है, पहला बजट 1773 में फिलिप ने ब्रिटेन में पेश किया था। और भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था? भारत का पहला बजट 1860 में जेम्स विल्सन ने पेश किया था। अब यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं कि स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? स्वतंत्र भारत का पहला बजट 1947 में R.K. शरमुखम शेट्टी ने पेश किया था। पहला गणतंत्र बजट 1950 में जॉन मथाई ने पेश किया था। और भारत में सबसे ज़्यादा बार बजट किसने पेश किया है? तो भारत में सबसे ज़्यादा बार बजट मोरारजी देसाई ने पेश किया है, 10 बार। तो यहाँ से हमने क्या क्या डिस्कस किया? पहला बजट किसने पेश किया? 1773 प्रोफेसर फिलिप, ब्रिटेन। भारत का पहला बजट
1860 जेम्स विल्सन। स्वतंत्र भारत का पहला बजट 1947 आर.के. सरमुखम सेठी ने। भारत का पहला गणतंत्र बजट 1950 में जॉन मथाई ने। भारत में सबसे ज़्यादा बार बजट किसने पेश किया है? मोरारजी देसाई ने। और अब जो नया लेटेस्ट क्वेश्चन अब बन सकता है वो है कि भारत में बजट पेश करने वाली, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहली महिला कौन है? तो भारत में बजट पेश करने वाली पहली महिला हैं इंदिरा गांधी। ये प्रधानमंत्री रहते हुए वित्त मंत्री भी थी, तो उस समय इन्होंने बजट पेश किया था। जो नया क्वेश्चन अब बन सकता है वो है बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री। इंदिरा गांधी तो प्रधानमंत्री होने के साथ साथ वित्त मंत्री थी, अतिरिक्त प्रभार इनके पास था। अगर पूछा जाए कि स्वतंत्र रूप से जो वित्त मंत्री हैं बजट पेश करने वाली, तो वो कौन है? निर्मला सीतारमण। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और इम्पोर्टेंट टर्म्स को डिस्कस कर लेते हैं। वो टर्म्स हैं कि रेवेन्यू रिसिप्ट यानी राजस्व आय क्या होती है। रेवेन्यू रिसिप्ट यानी राजस्व आय, ये सरकार की ऐसी आय होती है जिसमें सरकार पर किसी भी प्रकार की लायबिलिटी नहीं होती। यानी सरकार को ऐसी आय सरकार के पास है जिस पे सरकार को किसी को कुछ नहीं देना है, यानी सरकार के ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं है। तो ऐसी आय को बोला जाता है रेवेन्यू रिसिप्ट या राजस्व आय। फॉर एग्जाम्पल टैक्स पे सरकार के ऊपर कोई भी लायबिलिटी नहीं है, सरकार को किसी को भी ये नहीं, इसके प्रति उत्तरदायी नहीं है। ठीक है, तो ऐसी जो आय होती है इसको बोला जाता है रेवेन्यू रिसिप्ट यानी राजस्व आय। इन टर्म्स को ध्यान रखिएगा, जब भी हम आगे राजकोषीय घाटे की बात करेंगे तो ये सारी टर्म्स वहाँ पर काम आएंगी। आगे बात करते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी राजस्व व्यय, खर्चा। तो ऐसे सरकारी खर्चे जिनमें सरकार की ना तो प्रोडक्शन का विस्तार हो रहा है, ना ही फ्यूचर के लिए कोई इनकम जनरेट हो रही हो। तो सरकार खर्चा तो कर रही है, लेकिन इससे ना ही सरकार की प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ रही है और ना ही फ्यूचर में कहीं से कोई इनकम का सोर्स बन रहा है। तो ऐसे होने वाले खर्चों को क्या बोला जाता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी राजस्व व्यय। इसके एग्जाम्पल हैं सरकारी विभागों में होने वाला खर्चा, या सब्सिडी दे दी। सरकार खर्चा तो कर रही है लेकिन यहाँ से कोई भी इनकम का सोर्स फ्यूचर के लिए नहीं बन रहा है, इसको बोला जाता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट है कैपिटल रिसिप्ट, पूंजीगत आय। ये क्या होती है? ये ऐसी आय है जिसमें सरकार पर लायबिलिटी होती है। अभी हमने बात की थी रेवेन्यू रिसिप्ट की, राजस्व आय की, वहाँ पर कोई भी लायबिलिटी नहीं थी, यहाँ पर सरकार के ऊपर लायबिलिटी होती है। ठीक है, इसमें सरकार के ऊपर लायबिलिटी है जिसका फ्यूचर में सरकार को भुगतान करना पड़ता है। एग्जाम्पल है घरेलू ऋण, जो हमारे घरेलू बैंक हैं वहाँ से सरकार ने ऋण ले लिया या विदेशों से ऋण लिया है, तो ये कभी ना कभी सरकार को वापस करना पड़ेगा। ऐसी आय को बोला जाता है कैपिटल रिसिप्ट यानी पूंजीगत आय। नेक्स्ट आती है कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ऐसे सरकारी खर्चे जिनमें सरकार की प्रोडक्शन कैपेसिटी का विस्तार हो रहा है, यानी सरकार खर्चा कर रही है, सरकार की प्रोडक्शन कैपेसिटी भी बढ़ रही है और फ्यूचर में इनकम का सोर्स भी जनरेट हो रहा है, तो ऐसे खर्चों को बोला जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। एग्जाम्पल्स हैं सरकार ने हॉस्पिटल्स खोल दिए, जनता की सेवा भी हुई और वहाँ से इनकम का सोर्स भी जनरेट हुआ, या कोई प्रोजेक्ट्स लगा दिए तो प्रोडक्शन कैपेसिटी का विस्तार हुआ और फ्यूचर में वहाँ से इनकम भी आएगी। तो ऐसे खर्चों को बोला जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। आगे बढ़ते हैं। अब अगर पूछा जाए टोटल एक्सपेंडिचर यानी कुल खर्चा कितना हुआ, तो ये क्या होगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर। और अगर टोटल रिसिप्ट पूछा जाए तो कैपिटल रिसिप्ट प्लस
रेवेन्यू रिसिप्ट, इनके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि ये टर्म्स क्या हैं। अब अगर पूछा जाए बजट डेफिसिट, बजटीय घाटा क्या होता है, तो बजट घाटा क्या होता है, टोटल एक्सपेंडिचर में से अगर टोटल रिसिप्ट को माइनस कर दिया जाए तो हमें मिलेगा बजट घाटा। इसी के साथ आता है फिस्कल डेफिसिट, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। फिस्कल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटा क्या होता है, टोटल एक्सपेंडिचर में से अगर टोटल रिसिप्ट को माइनस कर दें एक्सेप्ट बोरोइंग, बोरोइंग को अगर हम छोड़ दें और अगर टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल रिसिप्ट को माइनस कर दें तो हमें मिलेगा राजकोषीय घाटा। अब यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है वो ये है कि इनमें से कौन बड़ा होता है, कौन ज़्यादा होता है, तो ध्यान रखिएगा राजकोषीय घाटा बजट घाटा से बड़ा होता है। फिस्कल डेफिसिट इज़ ग्रेटर देन बजट डेफिसिट। रीज़न सीधा सा है कि आपका फिस्कल डेफिसिट में बोरोइंग को इंक्लूड नहीं किया जा रहा है, इसलिए यह बजट घाटा से बड़ा होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बनता है, आपको ध्यान रखना है। रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, तो ये होता है टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट। तो आपको यहाँ से जो इम्पोर्टेंट है वो यही ध्यान रखना है कि फिस्कल डेफिसिट बड़ा होता है बजट डेफिसिट से। अब बात करते हैं क्विज़ की, या मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि हम एक टेस्ट लगाएंगे, देखते हैं आपने जो पढ़ा वो आपको कितना ध्यान रहा है। पहला क्वेश्चन है, गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था। अब यहाँ पर आपको ऑप्शंस नहीं दे रहा हूँ क्योंकि इनमें मुझे नहीं लगता कि ऑप्शन की कोई गुंजाइश है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था, ये आपको कमेंट करके बताना है। भारत में वित्तीय वर्ष कब आरंभ होता है, वैसे तो आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। तो जो क्वेश्चन हमने डिस्कस नहीं किया है वो मैं बता दूंगा, जो हम डिस्कस कर चुके हैं उनके आंसर्स आपको कमेंट करके बताने हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि सरकार का बजट 1 अप्रैल तक न पारित हो सके तो सरकारी व्यय किस आधार पर किया जाता है, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शून्य बजट को किस राज्य ने सर्वप्रथम अपनाया था, ये भी हम पढ़ चुके हैं। बजट एक लेख पत्र है, तो ऑप्शंस हैं कौन सी नीति का, सरकार की मौद्रिक नीति का, सरकार की वाणिज्यिक नीति का, या सरकार की राजकोषीय नीति का, ये भी हम पढ़ चुके हैं, आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्य आधारित बजट का अर्थ क्या होता है। और लास्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है। अब यहाँ पे 2 ही घाटों की मैं बात करूँगा, ऑप्शंस आपको दे देता हूँ, बजट घाटा या फिस्कल डेफिसिट। इनमें से किस घाटे का भारत सरकार के कुल घाटे में सबसे अधिक योगदान है, ये भी आपको कमेंट करके बताना है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।